हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वायुमंडलीय दाब की माप, यानी ये जो चैप्टर है वायुमंडलीय दाब और पवनें, देखिए काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाता है, जिसको आपको जानना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब की मापन पद्धति क्या है। आखिर हम वायु को जो है नाप कैसे सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। कहते हैं जो अनपढ़ होते हैं वो तो कैसे कहेंगे कि भाई हमें पता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है और ज्योग्राफी का जो है स्टूडेंट है तो क्लियर कहेगा कि भाई इसको मापने का एक यंत्र होता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में भी इसके बारे में मापने की पद्धति के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है। अगर हम बात यहाँ पर टॉपिक के अंतर्गत करें तो कहते हैं वायुमंडल पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा रहता है। तो आप समझ सकते हो कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। लिपटा का मतलब होता है दोस्तों कि उसके चारों इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायु दाब या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कि ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको चारों तरफ लपेट लेता है और वायु एक स्तंभ को धरातल पर अपना भार डालता है, यानी एक स्तंभ पर अपना भार डालता है, उसे हम वायुमंडलीय दाब के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब के जो है वायु दाब मापी यंत्र जिसको बैरोमीटर कहते हैं। देखिए वायु दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायु दाब यंत्र को मापने वाले यंत्र जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। और आजकल वायु दाब मापने के लिए जो है सामान्यतः फ्लोटिंग एवं एनोडाइंस बैरोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो दो नाम मैंने यहाँ बताया वो आधुनिक है, यानी फ्लैटरिंग भी यूज़ की जाती है, एनोडाइस भी यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर जो आधुनिक मापन यंत्र है, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखना कि बैरोमीटर कहते हैं। और अगर आधुनिक की बात करें तब आप बता सकते हो कि फ्लैटिंग और एनोडाइट्स जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कहते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो याद कर लेते हैं, ठीक है, आंसर तो उनको नॉलेज होता है, लेकिन क्वेश्चन उनको नॉलेज ही नहीं होता, तो उल्टे पुल्टे जो है उसका आंसर मार देते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी जो है नुकसानदायक सिद्ध होता है। कहते हैं वायुमंडलीय दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जा सकता है। यानी देखिए इसको मापने का जो पद्धति है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जा सकता है। वायु दाब के मापने की इकाई को जो है मिली बार कहते हैं। देखिए वायु दाब के मापने वाले इकाई यानी यूनिट को हम क्या कहते हैं? मिली बार कहते हैं। और इसका छोटा रूप अगर हम देखें तो इसको एमबी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको मीवा भी कहते हैं। ठीक है, मिली बार को हम क्या कहते हैं? मीवा के नाम से, या एमबी जो है छोटा फॉर्म है, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाले लगभग 1 ग्राम बल के बराबर होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है। अगर बात हम करें 1000 मिली बार वायुमंडल दाब भार के समुद्र तल पर, कहते हैं 1.053 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर जनरली बात करें तो ये जो होता है 1000 मिली बार जो होता है वायुमंडल दाब भार के समुद्र तल पर देखा जाए तो 1.053 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के अंतर्गत होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यह दर्शा रहा है। एक भार जो है 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि क्या यहाँ बात बताने की कोशिश किया गया है कि एक भार जो होता है 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। और वायुमंडल दाब के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है पास्कल है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पास्कल जो है वायुमंडल दाब के अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में देखा जाता है, जो प्रति वर्ग मीटर का 1 न्यूटन बल के बराबर होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पास्कल जो होता है प्रति वर्ग मीटर का 1 न्यूटन बल के बराबर होता है। अगर व्यवहारिक तौर पर वायुमंडल जो है किलो पास्कल में अभिव्यक्त किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो पास्कल जो होगा 1000 पास्कल के बराबर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शा रहा है। समुद्र तल और औसत जो है वायुमंडल दाब जो है कहते हैं 1013.25 मिली बार के बराबर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है यहाँ पर। परंतु किसी स्थान पर किसी समय विशेष में वायु दाब जो होता है 950 मिली बार से लेके 1050 मिली बार तक पाया जा सकता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ बताया गया है कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है दोस्तों? 1013.25 मिली बार के बराबर होता है। परंतु किसी स्थान पर किसी समय
जो है अगर इसको नापे तो ये 950 मिलीबार से लेकर 1050 मिलीबार तक पाया जा सकता है। यानी समुद्र वायुमंडल और अगर समुद्र तल से भी अधिक पाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर वायु दाब किस प्रकार का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाता है। इन्हीं बातों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉक्स जो होता है एक तरह से निचोड़ होता है, सभी बातों का निचोड़ होता है। तो ये समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं कि निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर वायु के एक स्तंभ का भार वायु दाब कहलाता है। तो आप समझ सकते हो ना क्या यहाँ बात बताई गई है कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर वायु के एक स्तंभ का भार वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर से मापे जाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे। वायुमंडलीय दाब की माप की इकाई जो है मिलीबार या किलो पास्कल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और 1 मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाले लगभग 1 ग्राम बल के बराबर होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए अपने कॉपी में और इसको एग्जाम के रिगार्डिंग जो है इसको याद करते रहना चाहिए, जिससे आपको ये पूरे जो है टॉपिक अपने माइंड में कुछ न कुछ रूप में प्रेजेंट रहे। यदि बात हम करें अगले पॉइंट का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वायुमंडलीय दाब का वितरण। देखिए वायुमंडलीय दाब का वितरण किस प्रकार होता है हमारे वायुमंडल में, तो जानना काफ़ी रोचक रहेगा और जान के आपको भी हैरानी होगी कि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइंट के वायुमंडलीय दाब का वितरण, तो ये साफ हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब का धरातल पर वितरण सब जगह सामान्य नहीं है। ये आप जानते हो कि वायु दाब सभी जगहों जो है अलग अलग टाइप से रहती है, क्योंकि सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता। इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्व दोनों ही प्रकार के वितरण में विभिन्नता मिलती है, यानी 2 तरह से जो है इसको विभक्त किया गया है। एक जो है हमारे समक्ष ऊर्ध्वाधर है और दूसरा जो है क्षैतिज। यानी देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब जो है हर जगह सामान्य नहीं रहता है, उसको जो है अलग अलग तरह के वितरण है। सबसे पहली बात हमारे समक्ष आता है वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। आखिर इसमें क्या बात है, क्या इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार है। कहते हैं आप जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो आप भी जानते हो। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पहला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है कि वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार होता है। तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और एक बात आप भली भांति जानते ही होंगे कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी वायु जो होता है एक गैस का मिश्रण नहीं, कई गैसों का मिश्रण होता है, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। और इसे अधिक दबा कर जो है घनीभूत किया जा सकता है और दबी हुई एवं घनीभूत वायु का घनत्व अधिक होता है। यानी दबी हुई जो वायु होता है उसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है, यानी डेंसिटी देखा जाए तो काफ़ी अधिक होता है। और वायु का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब भी उतना ही अधिक होगा, और इसके विपरीत कम घनत्व वाले वायु का दाब भी कम होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जितना अधिक दाब रहेगा उतना ही अधिक उसके प्रेशर पड़ेंगे। ठीक है, जितना कम रहेगा दाब भी कम ही होगा। वायु स्तंभ में ऊपर के नीचे वाली वायु का दाब डालती है और इस कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक घनी अथवा अधिक घनत्व वाली हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि वायु दाब की निचली परत अधिक घनत्व वाली हो जाती है और इसलिए वे अधिक दाब डालती है, और इसके विपरीत वायु दाब की जो है ऊपरी परत कम दबी हुई होती है, अतः उनका घनत्व कम होता है और वो कम दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब का स्तंभीय वितरण वायु दाब का जो है वितरण कहलाता है। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, और लेकिन यह एक ही दर में हमेशा कम नहीं होता। ये बहुत काफ़ी रोचक बात यहाँ पर आ जाती है कि एक दर से नहीं होती है। कहते वायु दाब के धरने जो है संघटक वायु सतह जो है समुद्री सतह के निकट पाए जाते हैं और एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर वायु दाब जो है वायु तापन और उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर भी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुत्वाकर्षण इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कारक होता है। कहते हैं ये कारक वायु दाब की विभिन्न ऊंचाइयों पर रहती है। सामान्यतः वायु दाब प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है 34 जो है मिलीबार कम हो जाता है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है 34 मिलीबार कम हो जाता है, और इसको हम डायग्राम में भी समझने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं कम वायु दाब के प्रभाव के जो है अनुभव जो है मैदानों में रहने वाले लोगों को अपेक्षा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक कर सकते हैं। अगर वायु दाब के कम होने की बातों को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि ऊंचे पर्वतीय भागों में चावल को पकाने में अधिक समय लगता है। कारण क्या होता है वहाँ पर अगर चावल को पकने में अधिक समय क्यों लगता है, तो देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण जो है निम्न वायु दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो है उबलने की बिंदु से घट जाती है, यानी जो उसको उबलने का होता है वो से घट जाती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण की बात दर्शाता है। और आपने देखा भी होगा
कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जो है नाक से ब्लड भी आ जाती है, क्योंकि ऊंचाई जितना जाता है वायुमंडलीय दाब जो है कमता चला जाता है। वहाँ पहाड़ी पर चढ़ने वाले अन्य क्षेत्रों से आए बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं और नाक से खून भी आने लगते हैं, क्योंकि निम्न दाब वायु की जो है विरल हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही मायने रखता है, तो इस बात को आप क्लियरिटी के साथ समझ गए होंगे कि जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे वहाँ वायु दाब बहुत ही कम होगा। और इसीलिए जो है बड़े बड़े जो पर्वत आरोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे वो अपने जीवन को रक्षा कर सके। कहते हैं कि जितने भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं सब ने जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गए हैं इन्हीं कारणों से। अगर कोई वहाँ पर ऑक्सीजन निकालता है तो सडनली उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और आपको भी ऐसे करना चाहिए। अगर कहीं आप पर्वतीय क्षेत्र में जाते हो तो ऑक्सीजन की जरूर ध्यान रखिए, जिससे कि आपके जीवन पे संकट न पड़ सके। अब डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि वायु दाब का वितरण किस प्रकार है। वही बात दर्शाया गया है कि वायु दाब कम होने की औसत दर जो होती है 34 मिलीबार प्रति 3000 मीटर तक होती है, जो कि जनरली हमने पढ़ा भी है और वही बात यहाँ दर्शा भी रहा है कि छोटे वायु स्तंभ दिखाए गए हैं, घनत्व कम घनत्व वाली वायु भी दिखाया गया है, अधिक स्तंभ वाले वायु सूत्र भी दिखाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है और ये डायग्राम बिल्कुल बता रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाओगे वायु दाब कम होता चला जाएगा और इवन एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वायु बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो औसत चलता है 34 मिलीबार प्रति जो है 300 मीटर के अंतर्गत चलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि अगली पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ करता है कि वायु दाब के क्षैतिज वितरण में क्या होता है। देखिए जो क्षैतिज वितरण का अपना एक महत्व रहता है और क्षैतिज वितरण कहते किसे हैं, कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब का सारे संसार में वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। यानी वायुमंडल दाब के सारे संसार में जो वितरण होती है उसको हम क्षैतिज वितरण के नाम से जानते हैं और इसे मानचित्र में जो है समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया भी जाता है। वो रेखा जो सभी सामान्य वायु दाब वाले स्थानों में एक सामान्य जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। अब समझ गए होंगे कि समदाब रेखा किसे कहते हैं। वो रेखा जो सभी सामान्य वायु दाब वाले स्थानों को एक साथ जोड़ती है उसे हम समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखाएं उच्च वच्च जो है मानचित्र पर जो है समुच्चय रेखाओं जैसे होती है और समदाब जो रेखाओं के बीच की दूरी वायुमंडल में आने वाली परिवर्तन की दर तथा उसकी जो है दिशा को बताती है। यानी देखा जाए समतल रेखा जो होती है बीच की दूरी वायुमंडल में आने वाले परिवर्तन की दर और उसकी जो है दशा को बताती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। वायु दाब की दर में इस परिवर्तन को वायु दाब की जो है प्रवणता कहलाता है और वायु दाब की प्रवणता दो स्थानों के जो है वायु दाब में विभिन्न तथा उसके बीच क्षैतिज दूरी का अनुपात होता है। यानी उसमें जो दूरी होती है उसके अनुपात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। समदाब रेखाएं जब पास होती है तो वे वायु दाब की तीव्र प्रवणता को बताती है और जब वे दूर दूर होती है तो वायु दाब की जो है मध्य प्रवणता को बोध कराती है, जैसे कि चित्र में भी यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं वायु दाब का क्षैतिज वितरण सारे संसार में सामान्य नहीं है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण सारे संसार में सामान्य नहीं होगा। ये जनरल सी बात है और एक ऋतु में दूसरी ऋतु में जो है एक ही स्थान पर भी वायु दाब बदलता रहता है। यानी जहाँ जाइएगा वहाँ पर जो है इसकी वायु दाब जो है बदलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल बात है। इसमें दबाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक छोटी दूरी के भी देखा जा सकता है और वायु दाब के क्षैतिज वितरण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो है प्रमुख कारक है वायु का तापमान। देखिए वायु का तापमान, पृथ्वी का घूर्णन और जो है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ये तीनों बातें जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक कारक के रूप में देखा जा सकता है वायु के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत। यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो क्या इसमें साफ हो जाता है कि वायु का तापमान, देखिए वायु का तापमान बहुत यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण सब जगह एक सामान्य नहीं होता है, क्योंकि सूर्य ताप तब जो है हर स्थान पर सामान्य रूप से नहीं मिलता है और साथ ही स्थल भाग और जल भाग में गर्म और ठंडा होने की दर हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। सामान्यतः तापमान और वायु दाब में उल्टा संबंध है, तो ये बात काफ़ी साफ हो जाता है कि इसमें तापमान और वायु दाब में उल्टा संबंध है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उतने ही उसका वायु दाब कम होगा। आप समझ गए ना बात, क्यों ये बात बताई गई थी कि वायु का तापमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका वायु दाब कम हो जाएगा। हर गैस का एक नियम है कि जब उसमें गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो ये आप जनरली बात आपको शायद पता न रहा हो, लेकिन इसको नोट कर लीजिए कि गैस का ये नियम है कि जब उसे गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है और वो फैल जाती है और इस प्रक्रिया में वायु ऊपर उठती है और धरातल पर उसका दाब कम हो जाता है।
विषुववर्तीय प्रदेशों में जो है निम्न वायु दाब पट्टी पाई जाती है, जिसे जो है विषुववर्तीय जो है निम्न वायु दाब या जो है हम डोल ड्रम भी कहते हैं। यानी इसको जो है दूसरे जगहों पर जो है निम्न वायु दाब या डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि विषुववर्तीय प्रदेशों में वायु दाब निम्न होती है और ध्रुवीय प्रदेशों में वायु दाब उच्च होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि विषुववर्तीय प्रदेशों में वायु दाब निम्न होता है और ध्रुवीय प्रदेशों में वायु दाब उच्च होता है। देखा जाए तो विषुववर्तीय प्रदेशों में निम्न वायु दाब के कारण गर्म वायु का ऊपर उठना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। कहते हैं धरातल के निकट वायु का विरल हो जाना और थोड़ी समय के लिए खाली जगह का बन जाना इस बात को दर्शाता है। ध्रुवीय प्रदेश में ठंडी वायु धनी हो जाती है। आपने देखा होगा कि ध्रुवीय प्रदेश में ठंडी वायु जो होता है धनी हो जाती है, यानी काफ़ी विरल हो जाती है, काफ़ी फैल जाती है, यानी काफ़ी इकट्ठा हो जाती है। इस बात को आप समझ सकते हो। जैसे हमने भी पढ़ा था, गर्म होने पर जो वायु है वो फैल जाती है, लेकिन ठंडी होगी तो जनरल सी बात है वो सिमट जाएगी। अंततः ये नीचे उतरती है जिससे वायु दाब बढ़ जाता है। और इस तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि वृत्त के जो है ध्रुवों के और तापमान घटने के साथ साथ वायु दाब में शयन जो है वृद्धि होनी चाहिए। परंतु विभिन्न स्थानों पर लिए गए वायु दाब के पठन यह सिद्ध करता है कि विषुववर्तीय जो वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के अनुसार वायु दाब में नियमित रूप से जो है वृद्धि नहीं होती है और इसके विपरीत संसार के जो है उपक्षेपण प्रदेशों में जो है उच्च वायु दाब के क्षेत्र और अद्र जो है ध्रुवीय प्रदेशों में निम्न वायु दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समग्र जो है पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, पृथ्वी घूर्णन के जो है केंद्र विमुख बल पैदा होती है और इसके परिणाम स्वरूप वायु दाब अपने मूल स्थान से हट जाती है। ऐसा जो है विश्वास किया जाता है कि अर्ध ध्रुवीय प्रदेश का निम्न वायु दाब और उस जो है उष्णपोषण प्रदेश का उच्च वायु दाब का निम्न जो है मुख्यतः पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही ऐसा होता है। और वायु के अभिसरण क्षेत्र का जहाँ विभिन्न दशाओं में आकर वायु मिलती है और निम्न वायु दाब पाया जाता है। और वायु के जो है अपसरण क्षेत्र यानी जहाँ वायु विभिन्न दशाओं में को जाती है में उच्च वायु दाब पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। यदि तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। देखिए, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा भी बहुत काफ़ी यहाँ मायने रखता है। कहते हैं वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसका दाब बहुत ही कम हो जाता है और जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसका दाब बहुत ही अधिक होती है। तो समझ गए होंगे बात यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि वायु जिसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है उसका दाब कम होता है और जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है उसका दाब अधिक हो जाता है। सर्दियों में महाद्वीपीय अपेक्षा ठंडी होती है। आपने देखा होगा सर्दी में जो होता है महाद्वीपीय की अपेक्षा जो काफ़ी ठंडे होते हैं तथा उच्च वायु दाब केंद्र के रूप में विकसित होते हैं और गर्मी में ये समुद्र की तुलना में गर्म हो जाते हैं और जहाँ पर निम्न वायु दाब क्षेत्र कायम होती है इसके विपरीत जो है समुद्र पर सर्दी में निम्न दाब जो है गर्मी के उच्च दाब हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ बातें जो है नोट करने वाली है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, वो रेखा जो सभी सामान्य वायु दाब वाले स्थानों के एक साथ जोड़ती है समदाब रेखा कहलाती है। तो ये पॉइंट वाली बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। वायु दाब की प्रवणता दो स्थानों के बीच वायु दाब की निम्नता और उन स्थानों को बीच जो है क्षैतिज दूरी का अनुपात को दर्शाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में औसत कमी की दर जो होती है 300 मीटर के ऊंचाई पर 34 मिलीबार जो होगा कम होगा। और जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वायु दाब की पेटियाँ। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पृथ्वी को लें तो इसको जो है विभिन्न भागों में बांट के हम इसकी जो है संरचना को समझ सकते हैं कि ध्रुवीय उच्च दाब जो होगा ऊपर साइड होगा जो जनरली देखने को हमें मिलता है और अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब और उसमें उच्च दाब और बीच में जो होगा विषुववर्तीय निम्न दाब देखने को मिलेगा 0 सेल्सियस पे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अगर हम 60 यानी 66 1/2 जो है डिग्री नॉर्थ के साइड देखें तो यहाँ पर जो है अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब हमें देखने को मिलेगा जो काफ़ी अधिक दाब को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो 45 तक चलेगा, लेकिन 45 और 35 के बीच में कोई दाब नहीं रहेगा। लेकिन 35 से 23 1/2 डिग्री पे अगर हम देखें तो यहाँ उत्पोषण उच्च दाब को हमें देखने को मिलेगा और 23 से 10 नॉर्थ के साइड अगर देखें तो यहाँ पर कोई आपको प्रेशर नज़र नहीं आएगा। लेकिन वही बात अगर हम 10 नॉर्थ से लेके हम 10 साउथ तक चले और बीच में जो है 0 डिग्री के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न निम्न दाब जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। यदि हम नीचे की तरफ चले
तो हम पाएंगे कि वायु दाब की पेटियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ध्रुवीय उच्च दाब से हम निम्न दाब की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका थोड़ा सा विषमताएं एक जैसे ही नजर आएंगे, लेकिन ये थोड़ा विशिष्ट होगा क्योंकि हम उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें उस क्वेश्चन उच्च दाब जो होगा काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शाएगा और इसके अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब सेम ही रहेगा। यानी ये जो है पृथ्वी का जो बनाया गया वायुमंडल दाब की पेटियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से भी और आपके समझ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। धरातल पर जो वायु दाब की जो पेटियां हैं मुख्य रूप में पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं को जो है वायु दाब पेटी कहा जाता है क्योंकि इनकी विषमताएं भरी रहती है। वायु दाब का पेटियों के रूप में जो है वितरण केवल जो है सैद्धांतिक नमूना के तौर पे देखा जा सकता है। वास्तव में वायु दाब की पेटियां जो है धरातल पर हमेशा इस प्रकार नहीं मिलती है और इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे कि वायु जो है वास्तविक वायुदाब की पेटियां आदर्श वायुदाब पेटियों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें संसार की तो संसार में पाई जाने वाले वायुदाब के आदर्श जो है 4 पेटियां हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी संसार में पाई जाने वाले वायुदाब के आदर्श पेटियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें तो ये बात साफ होता है कि विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती है। उसका दूसरे की हम बात करें तो उष्णपोषण उच्च दाब पेटियां होगी। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये जो होगा अर्ध ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां होगी। कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के विषय में जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो हमने 4 पेटियां पढ़े इनकी क्या विशेषता थी। कहते हैं किस तरह से जो है ये हमारे लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्णता दर्शाता है। तो चलिए इनके विस्तार पूर्वक जानने की हम कोशिश करें कि आखिर जो है विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती क्या है। तो हमारा पहला तो यही बात आता है कि विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां होती क्या है। तो जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं भूगोल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक और इसी रिगार्डिंग इनको जो है 4 पॉइंट को जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहते हैं विषुववर्तीय वृत्त पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती है, यानी सारे साल जो होते हैं इसके जो सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती है और इस कारण विषुववर्तीय क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यानी जितना गर्म होगा वायु उतना ही ऊपर की तरफ उठेगा, जिसे यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, इस वायुदाब की पेटियों का जो विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 दक्षिण अक्षांशों के बीच में देखने को मिला है। जैसे कि हम अभी जो है डायग्राम मानचित्र भी किए थे जो इसमें हमने भूगोल के चित्रों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी किए थे और समझने की कोशिश किए थे। तो यहाँ पर 10 और 10 उत्तरी और दक्षिण के बीच में अक्षांश के बीच में जो वायु पेटियों के जो विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण था। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज गति प्रायः नहीं होती है। इसलिए इन पेटियों को पवनों के अभाव में शांत पेटियाँ या डोलड्रम भी कहा जाता है। यानी इसको शांत पेटियां या डोलड्रम भी कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पेटियां पवनों को जो है अभिसरण क्षेत्र है क्योंकि उष्णपोषण उच्च दाब से पवनें यहाँ आकर मिल जाती है और इस पेटियों को जो है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ भी कहते हैं, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत काफ़ी जरूरी भी है। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। यानी दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें है उत्पोषण उच्च दाब पेटियां। यानी उत्पोषण उच्च दाब पेटियां का दोनों गोलार्धों में विस्तार अयन रेखाएं यानी कर्क और मकर वृत्त से 35 डिग्री अक्षांशों तक है। उत्तरी गोलार्ध में इस पेटियों का नाम जो है उत्तरी उत्पोषण उच्च दाब पेटियों के नाम से जाना जाता है और दक्षिण गोलार्ध में इसे दक्षिणी उत्पोषण उच्च दाब पेटियां भी कहा जाता है। उत्पोषण उच्च दाब पेटियों के बनने के कारण यह है कि विषुववर्तीय क्षेत्र से उठी गर्म वायु पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुव की ओर बढ़ने लगती है। यानी आप समझ गए क्या कहना चाहता है कि उच्च दाब पेटियों के बनने के कारण यह है कि विषुववर्तीय क्षेत्र से उठी गर्म वायु जो है पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुव की ओर बढ़ने लगती है। उत्पोषण क्षेत्र में आकर वह ठंडी और भारी हो जाती है। जैसे उत्पोषण क्षेत्र में आता है काफ़ी ठंडी और भारी हो जाता है, जिससे वह नीचे उतरकर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में भी परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ शांत की दशाएं विद्यमान रहती है।
प्राचीन काल में घोड़े से लदे जहाज पर जब इस पेटियों से गुजारते थे तो यहाँ शान दशाएं के कारण जहाज का आगे बढ़ना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो ये जनरल सी बात है, आपने भी कभी वायु का जो है प्रकोप को सहा है और देखा है कि आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह के जो है पेटियाँ बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अंततः घोड़े को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का कर दिया जाता था और इसी तथ्य के कारण इस पेटी को जो घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अब देखिए वहाँ पर घोड़ों को समुद्र में फेंका जाना कहते हैं ये अलग बात को दर्शाता है और इन्हीं कारणों के कारण जो है इसका नाम जो है घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पेटियाँ पवनों के जो है अपसरण क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ से पवनें जो है विषुववर्तीय और अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर जाती है। तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि अर्धध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अगर हम अर्धध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार यानी 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से अंटार्कटिका वृत्त तक है और दक्षिण गोलार्ध में 45 दक्षिण अक्षांश से जो है अंटार्कटिका वृत्त तक है। उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में इन्हें क्रमश उत्तरी अर्धध्रुवीय और निम्न दाब पेटियां और दक्षिणी अर्धध्रुवीय निम्न दाब पेटियां भी कहते हैं। और इन पेटियों में ध्रुव और जलस्पोषण उच्च दाब क्षेत्र में पवनें आकर मिलती है और ऊपर ये उठ जाती है। इन आने वाली पवनों के तापमान और आर्द्रता में बहुत काफ़ी अंतर होती है और इस कारण यहाँ जो है चक्रवात या निम्न वायुदाब की दशाएं बन जाती है। निम्न वायुदाब के इस अभिसरण क्षेत्र को ध्रुवीय वर्तांग भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम चौथे पॉइंट और अंतिम पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चौथा पॉइंट यही दर्शाता है कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां कहते ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी ये बात क्लियर है कि ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और यहाँ सूर्य किरणें का जो है आयतन कोण न्यूनतम होता है। यानी सूर्य की किरणों की जो आयतन कोण होता है वो न्यूनतम होता है और इस कारण यहाँ सबसे कम तापमान पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब के कारण जो होता है यहाँ पर सबसे कम तापमान पाए जाना भी एक बहुत स्वाभाविक बात बनती है। और निम्न तापमान होने के कारण वायु सिकुड़ती है और जो उसका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां और दक्षिण गोलार्ध में इसको दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में ये बहता है उसी तरह से उसका नाम जो है पड़ा हुआ है। इन पेटियों से पवनों जो है अर्ध ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाता है। वास्तव में वायुदाब पेटियों की यह स्थिति स्थायी नहीं है और सूर्य के आभासी गति कर्क वृत्त और मकर वृत्त की ओर होने वाले परिणाम स्वरूप से जो है पेटियां जुलाई में उत्तर की ओर और जनवरी में दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि सूर्य के आभासी गति कर्क वृत्त और मकर वृत्त की ओर होने वाले परिणाम स्वरूप ये पेटियां जुलाई में उत्तर की ओर और जनवरी दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तापीय विषुववर्तीय रेखाएं जो सर्वाधिक तापमान की पेटियां हैं वो भी जो है विषुववर्तीय वृत्त से उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तापीय जो है विषुववर्तीय रेखाओं को जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकने के परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेटियां भी अपनी औसत गति से थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है, बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है, इसको जानना आपके लिए काफ़ी रोचक रहेगा कि तापीय विषुववर्तीय रेखाओं शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकने की परिणाम स्वरूप सभी वायुदाब पेट अपनी औसत स्थिति से थोड़ा उत्तर यथा थोड़ा दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यानी हम इस बात पे अगर डिस्कस करें कि सारे जो हम बातें को जो हमने इसमें पढ़ा जाना समझा उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। अगर आप इन पॉइंटों को भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो करीबन जो है आप काफ़ी महत्वपूर्णता को जो है दर्शा सकते हो एग्जाम में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दर्शाया गया है कि उद्घोषण उच्च वायुदाब पेटियों को घोड़े का अक्षांश यानी अश्व अक्षांश भी कहा जाता है।
ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु के नीचे उतरने और उसके इकट्ठा होने के कारण यहाँ उच्च वायु दाब बन जाता है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक बात दर्शाता है। और अर्ध ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र और उपोष्ण क्षेत्र से आने वाली पवनों के मिलने से यहाँ चक्रवर्ती दशाएं विकसित हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। उच्च वायु दाब पेटियाँ शुष्क है और निम्न वायु दाब पेटियाँ नम्न है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। सूर्य की आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण तापीय विषुववृत्त रेखाएं भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती ही रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य की आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण तापीय विषुववृत्त रेखाएं भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। ठीक है, तापीय विषुववृत्त रेखाओं को खिसकने के कारण वायु दाब पेटी भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, ये अगर इन पॉइंटों को भी अगर दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी जो है अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में कर सके। पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, ऋतुओं के अनुसार जो है वायु दाब का वितरण। देखिए, ऋतुओं के रिगार्डिंग जो है वायु दाब का वितरण किस क्षेत्र में कैसा है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा। कि जो कहते हैं सीजन वाइज अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन करें दबाव का तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर धरातल पर वायु दाब का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान है और एक ऋतु दूसरे ऋतु में बदल रहा होता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और जलवायु पर अवश्य पड़ता है। तो ये जरूरी बात भी है, क्योंकि वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर होगा तो ऋतुओं के दूसरी ऋतुओं के में बदलना एक स्वाभाविक बात रहेगा और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और जलवायु पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम वायु दाब के जो है क्षैतिज वितरण का अध्ययन जो समदाब रैखिक मानचित्र द्वारा कर सकते हैं। कहते हैं समदाब रैखिक मानचित्र तैयार करते समय सभी स्थानों का वायु दाब समुद्र तल पर जो है उतारा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वायु दाब के क्षैतिज वितरण से ऊंचाई जो वायु दाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है निकाल देती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या कारण है, कि इसमें जो यही बात दर्शाई जाती है कि अगर हम इसके जो है अध्ययन करें अगर समदाब रैखिक मानचित्रों को, तो कहते हैं समदाब रैखिक मानचित्र तैयार करते समय सभी स्थानों पर जो है वायु दाब समुद्र के तल पर उतारा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि वायु दाब के क्षैतिज वितरण में ऊंचाई जो वायु दाब को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक से निकाल देता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर दर्शाता है कि जनवरी की वायु दाब दशाएं क्या होगी। देखिए, जनवरी की वायु दाब दशाएं काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जनवरी में सूर्य की दक्षिण की ओर खिसकने के साथ विषुववर्तीय निम्न वायु दाब पेटी भी अपनी औसतन जो है स्थिति को जो है कुछ दक्षिण की ओर खिसक जाती है और इस समय सबसे कम वायु दाब के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इसका कारण यह है कि स्थल भाग जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी और ज़्यादा गर्म हो जाता है। उष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र जो है दक्षिणीय गोलार्ध में महासागरों पर पाए जाते हैं और यहाँ उच्च दाब की पेटी अपेक्षाकृत अधिक गर्म महाद्वीपों के बीच आ जाने के कारण ऐसा होता है और कई छोटे छोटे भागों में बट भी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। महासागरों के पूर्वी भाग जहाँ ठंडी झराएं बहती है वहाँ पर जो है उच्च वायु दाब क्षेत्र अधिक विकसित हो जाना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। देखिए, यहाँ पर चित्र में जो दर्शाया गया है जनवरी में जो वायु दाब की वितरण किस प्रकार होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। आप सोचिएगा कि यहाँ पर इंडिया कहाँ पर है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके समक्ष जो है इंडिया का मानचित्र दिख रहा होगा जहाँ पर निम्न लिखा हुआ है और उसके ऊंचे उच्च लिख रखा है। तो कहते हैं अगर ऊपर सबसे देखा जाए तो उच्च यहाँ पर वायु दाब विकसित होगा, लेकिन हिंद महासागर के साइड जो होगा निम्न वायु दाब विकसित होगी। लेकिन यही क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों में अगर आप जाकर देखोगे तो कहीं निम्न दाब होगा तो कहीं उच्च दाब क्षेत्र विकसित होगा। तो कहते हैं भारत में अगर देखा जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना भारत का जो नक्शा है, जितना भी मानचित्र है, उसमें कोई तरह के जो है प्रभाव को दर्शाया नहीं गया है। सिर्फ थोड़ा सा प्रभाव है कि कुछ क्षेत्र में इसकी जो है असर पड़ती है। तभी तो भारत जो है अलग देशों से माना जाता है और इसकी जो है यहाँ की जो विषमताएँ हैं सभी देश को अलग करती है। तो ये काफ़ी जो है डायग्राम भी दिखा रहा है, चित्र भी दिखा रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों में जो है उष्ण जो अक्षांशों पर उच्च वायु दाब के क्षेत्र मिलते हैं। कहते हैं रशिया के आंतरिक भाग में बहुत ही विकसित उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है
और इसके बनने का प्रमुख कारण है आसपास के समुद्र की अपेक्षा महाद्वीप का शीघ्र ठंडा हो जाना, जिससे यहाँ शीत ऋतु में अति निम्न तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। दक्षिण गोलार्ध में जो है अध्रुवीय जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र वास्तविक निम्न दाब की पूरी पेटी है जो पृथ्वी को घेर लेती है, और यह छोटे छोटे जो है टुकड़ों में नहीं बढ़ती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस अक्षांशों में महाद्वीपों का प्रभाव रहता है। अगर हम उत्तरी की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है अध्रुवीय निम्न वायु दाब के छोटे छोटे क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। कहते हैं एक उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के जो है आइसलैंड वाला और निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है दूसरी उत्तरी प्रशांत महासागर का जो है अल्यूशियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र पर विकसित होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम जुलाई की वायुदाब दशाएं की बात करें तो ये साफ हो जाएगा कि जुलाई में सूर्य के उत्तर की ओर खिसकने के साथ जो है विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटी भी अपनी औसत स्थिति को उत्तर की ओर खिसक जाती है, और अन्य वायुदाब पेटियां भी जुलाई में उत्तर की ओर थोड़ा थोड़ा खिसकती जाती है। तो जुलाई का जो वायु दशा है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है। तभी जो है जून जुलाई में आपको काफ़ी गर्मी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य में के उत्तर की ओर खिसकने के साथ विषुववर्तीय निम्न वायुदाब पेटियां आसानी से जो है विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी जो है भारत में महसूस की जाती है। लेकिन जुलाई में जो है इसमें निम्न वायुदाब विकसित की गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के चित्र में देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि जुलाई के समय निम्न वायुदाब यहाँ विकसित हो गया है, जिसके कारण गर्मी काफ़ी चरम सीमा पर रहता है, ठीक है। और कई क्षेत्रों में देखोगे तो उच्च वायुदाब जो है विकसित हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि समय के साथ जो है यहाँ पर जो है वायुदाब अपनी जो है अपना रूप रंग बदलता रहता है। तो यही बात यहाँ पर जो है मौसम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि यहाँ मौसम जो है समय के समय जो अपना नया रूप बदलता रहता है, और यही प्रभाव जो है भारत पे देखने को मिलता है। तभी जो है भारत के जो है यहाँ पर अलग अलग जो है सीज़न मिलते हैं। जितना सीज़न इंडिया में होती है वैसे सीज़न कहीं और नहीं देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ अगर हम आइसलैंड निम्न वायुदाब क्षेत्र और जो है अल्यूशियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र महासागर पर से विलुप्त हो जाते हैं, परंतु ये जो है उन महाद्वीपों पर जहाँ शीत ऋतु में काफ़ी विकसित उच्च वायुदाब क्षेत्र थे, वहाँ अब बहुत बड़े भूभाग पर जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। एशिया में एक तीव्र निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आइसलैंड निम्न वायुदाब क्षेत्र और आइसोलियंस निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है महासागरों पर से विलुप्त हो जाते हैं, परंतु उन महाद्वीपों पर जहाँ शीत ऋतु में काफ़ी विकसित उच्च वायुदाब क्षेत्र थे, वहाँ अब बहुत बड़े भूभाग पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। एशिया में एक तीव्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाना एक स्वाभाविक बात है। उत्तरी गोलार्ध को अंटार्कटिका और प्रशांत महासागरों में जो स्पोषण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है उत्पोषण उच्च वायुदाब का क्षेत्र लगातार बदलता ही रहता है। दक्षिण गोलार्ध में इस समय जो है अर्धध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी लगातार जो है बदलता रहता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह महासागरीय निम्न जो है क्षीण निम्न वायुदाब का छोटा सा क्षेत्र बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर वायुदाब के जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, पवनी। देखिए विंड्स जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी के प्रेशर में जो है इफेक्ट डालने के लिए। तो हवाओं का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहता है, ठीक है। और इन्हीं कारण से जो है यहाँ पर दशाएं जो है बदल जाती है। तो भूगोल के जो स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि पवनों की दिशा के कारण ही जो होता है सारे जो है नेचर में बदलाव देखने को हमें मिलता है। तो पवनों का जो है अपना एक विशेष स्थान है भूगोल में। तो हम सभी अध्ययन किया है कि वायुदाब का जो है विस्तरण सब जगह सामान्य नहीं होता है, यानी हमने अब तक तो ये बात जान ही लिया है कि वायुदाब का वितरण सामान्य नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वायुदाब के वितरण की इस असमानताओं को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, अंततः उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था यहाँ पर कि उच्च वायुदाब के क्षेत्र जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायुदाब के जो है अंतर के कारण क्षैतिज रूप में चलने वाली वायु को पवन कहते हैं, यानी वायुदाब के अंतर के कारण क्षैतिज रूप में चलने वाले वायु को जो है पवन कहते हैं। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गति करते हैं तो उसे जो है वायु धारा कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गति करते हैं तो उसे जो है वायु धारा कहते हैं। पवनें और वायु धाराएं मिलकर जो है वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि पवनें और वायु धाराएँ मिलकर जो है वायुमंडल की परिसंचरण व्यवस्था बनाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि हम यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो साफ हो जाता है कि वायु दाब प्रवणता एवं पवनें आखिर क्या है इसका मतलब। वायु दाब की प्रवणता और पवन की गति में बहुत ही निकट का संबंध माना जाता है। दो स्थानों के बीच में वायु दाब का जितना अधिक अंतर होगा उतना ही पवन की गति अधिक होगी। इसके विपरीत यदि वायु दाब की प्रवणता मध्य होगी तो पवन की गति भी कम होगी। तो ये साफ कर देता है कि वायु दाब प्रवणता एवं पवनें काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको हम जो है इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में दर्शाया गया है पवनें और जो है प्रवणता में जो है संबंध किस प्रकार है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो तरह की पेटियाँ जो है विकसित हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है उच्च आप देख सकते हो और निम्न वायु दाब जो है यहाँ पर विकसित हुई है। तीव्र प्रवणता और मध्य प्रवणता को दर्शाया गया है और इसके एमबी को भी दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे हमें पता चल जाता है कि तेज पवनें जो है कहाँ चलती है और दुर्बल पवनें कहाँ चल रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कि तेज पवनें जो है ऊपर साइड जो है नीचे साइड चल रही है और ऊपर साइड जो है बहुत दुर्बल पवनें चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये साफ कर देता है कोरियोसोल्स प्रभाव और पवनें। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वायु दाब की प्रवणता के अनुसार पवनें जो है सम दाब रेखाओं को समकोण पर नहीं काटती है, वरना वह अपने मूल्य पथ से हट कर चली जाती है। पवन की दिशा में बदलाव का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन है और इसका जो है प्रतिपादन इस सन 1844 में जो है गैसपर्ड की डी यानी कोरियोसोल महादेव द्वारा किया गया था। इसे ही कोरियोसोल प्रभाव या कोरियोसोल बल भी कहा जाता है और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिनी ओर हट जाती है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। और इसे जो है फेरल्स का नियम भी कहते हैं, यानी फेरल के नियम के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही होती है। और विषुववर्ती वृत्त पर जो कोरियोसोल बल नग्न रहता है, यानी वहाँ पर जो है कोरियोसोल बल बहुत ही नग्न हो जाता है, परंतु ध्रुव की ओर जाने पर ये काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर डायग्राम में भी ये बात दिखाया गया है कोरियोसोल बल के कारण जो है पवनें अपने दूर जो हट के कैसे चलता है। तो अब झुकाव बल आप देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर जो ध्रुव का अधिकतम उत्तरी ध्रुव जो दिखाया गया है दाईं ओर विक्षेपित होना है, ये स्वाभाविक बात यहाँ दर्शाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है इसी किस प्रकार इसकी विषमताएँ होती है। तो विषुववर्तीय वृत्त जो है विषम शून्य और जो वायु और विक्षेपित ध्रुव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डायग्राम दर्शा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इसके पवनें का जो गति होगा किस प्रकार होगी और क्या इसका रीजन बनेगा। चलिए आप देखते हैं टाइप्स ऑफ जो है विंड्स, कितने टाइप्स के विंड्स होते हैं, तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। हमारे समक्ष जो आया है महत्वपूर्ण टॉपिक पवनों के प्रकार। देखिए पवनों का प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो विंड्स होते हैं वो टाइप्स क्या है। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात भी है और अनुभव के लिए भी ज़रूरी रहेगा कि पवनों के प्रकार जानना हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प रहे। यहाँ पर पवनों के प्रकार की अगर बात करें तो मनुष्य कई पीढ़ियों से यह अनुभव करता आ रहा है कि संसार के कुछ क्षेत्रों में पवनें सारे वर्ष एक ही दिशा में चलती रहती है और इन्हीं पवनों के कारण जो है मौसम का जो पैटर्न होती है वो बदलती रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें सच्चाई है। और इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में पवनों के चलने की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती जाती है। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे ऋतु चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, वैसे ही जो है पवनों के जो चाल है वो बदल जाती है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें पवनें इतनी परिवर्तनशील होती है कि उनका कोई प्रतिरूप बता पाना कठिन होता है। यानी पवने का जो है दिशा इस प्रकार से निश्चित होती है कि उनको ये बताना संभव नहीं है कि पवने किस प्रकार और किस तरह से जो है आगे की तरफ चलेगी। धरातल पर चलने वाली पवनों को स्थूल रूप से 3 वर्गों में रखा गया है, जो हम पवनों के प्रकार के रूप में जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर स्थल के रूप में इसको 3 वर्गों में बांटा गया है पवनों के। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पहले प्रकार की बात करें तो भूमंडलीय या स्थायी पवने के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरी जो है आवर्ती पवने हैं और तीसरे जो है स्थानीय पवने। तो ये जो है हमारे विंड्स के टाइप्स है, यानी पवनों के प्रकार है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो है वह भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवने की क्या विशेषता होती है, क्या होता है ये, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बात कहते हैं भूमंडलीय अस्थायी पवने सदैव एक ही दिशा से
जो है वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चलती है। तो यहाँ समझ गए होंगे कि भूमंडलीय पवनें क्या होती है, जो कि उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है। और ये पवनें जो है महाद्वीप और महासागर से बहुत बड़े भाग पर चलती ही रहती है। और इसको जो है 3 उपविभाग में जो है विभक्त किया गया है, पूर्वी पवनें, पश्चिम पवनें और ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि भूमंडलीय पवनें जो है 3 प्रकार से है, पूर्वी पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है पूर्वी पवनें। देखिए पूर्वी पवनें के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं पूर्वी पवनें, या इसको हम व्यापारिक पवनें के नाम से भी जान सकते हैं, यानी इसको पूर्वी पवनें और व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। ये जो है उस पोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुववर्तीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ये चलती रहती है। इन्हें जो है ट्रेड विंड भी कहते हैं, यानी इसे ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रेड जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पथ। ट्रेड को चलने का अर्थ है नियमित रूप से एक ही पथ पर निरंतर एक ही दिशा में चलना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, कई जगह ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, इसके पूर्वी पवनें भी कहते हैं। तो कई नाम है, लेकिन इसका कार्य एक ही है कि नियमित रूप से एक ही पथ पर निरंतर एक ही दिशा में ये चलती रहती है। अंततः इन्हें जो है सममांगी पवनें भी कहते हैं, यानी इसका अगला नाम जो देखा जाए तो सममांगी पवनें भी कहते हैं। और उत्तरी गोलोद में पूर्वी तथा संगामी पवनें उत्तर पूर्व दिशा से तथा दक्षिण गोलोद में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है। तो इसको देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पैटर्न बनाती है। पूर्वी पवनें जो है उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण में गोलोद में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। और सामान्य पवनें जो है उष्ण कटिबंधीय में मुख्यतः पूर्व दिशा से चलती ही रहती है। अंततः इन्हें जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें भी कहते हैं। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवनें जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको हम जब पिक्चर में देखेंगे, डायग्राम में शो करेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाएगा। अगर हम दूसरे पवनें की बात करें जो इसको हम पश्चिमी या पछुआ पवनें भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पश्चिमी या पछुआ पवनें क्या होती है। पश्चिम या पछुआ पवनें जो है उस पोषण उच्च वायुदाब की पेटी से जो है अग्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करने वाली है कि इसमें जो है पछुआ पवनें उस पोषण उच्च वायुदाब की पेटी से जो है अग्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। कहते हैं कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल जो के कारण ये पवनें उत्तरी गोलोद से अपने दाईं ओर मुड़ कर चलती है। यानी कोरियोलिस बल के कारण जो है ये गोलोद में अपने दाईं ओर से मुड़कर चलती है। और यही इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, यानी ये जो है दाईं ओर मुड़ती है और इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। दक्षिण गोलोद में ये बाईं ओर मुड़कर चलती है और यहाँ इनकी दिशा उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। मुख्य दिशा पश्चिम होने के कारण इन्हें पश्चिमी पवनें के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर जहाँ पर भूमंडलीय पवनों को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इसके जो एरो दिखा रहे हैं वो भूमंडलीय पवनों की दिशा को जो है दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई क्षेत्र में जो है पवनों की ऊपर की तरफ उठ रही है, कभी पवनें नीचे की तरफ चल रही है, लेकिन नीचे साइड देखिएगा तो ऊपर की तरफ पवनें जो है काफ़ी चल रही है और कुछ पवनें जो है नीचे की तरफ जाइए है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है ये पवनें के अंतर्गत। और ये डायग्राम भी काफ़ी कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। देखिए ध्रुवीय पूर्वी पवनें से ही, इस नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि ध्रुव की तरफ चलती है। यानी ध्रुवीय पूर्वी पवनें जो है ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से जो है अग्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। यानी देखा जाए तो पवनें जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो है अग्र ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कहते हैं उत्तरी गोलोद में इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलोद में दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर कि उत्तरी गोलोद में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलोद में दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। और उत्तरी गोलोद में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलोद में बाईं ओर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि उत्तरी गोलोद में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिण गोलोद में बाईं ओर। और इससे जो है फेरेल्स का नियम भी कहा जाता है, यानी इसको फेरेल के नियम के अंतर्गत भी परिभाषित किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आवर्तीय पवनें। देखिए आवर्तीय पवनें भी कई मायने में महत्वपूर्ण है।
इन पवनों की दिशा जो है ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती रहती है, यानी आवर्तित पवनें जो होती है, पवनों की दिशा जो है ऋतु परिवर्तन के साथ ही बदलती रहती है। मानसून पवनें बहुत ही महत्वपूर्ण आवर्तित पवनें के रूप में समझा जा सकता है। कहते हैं मानसून पवनें जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है, यानी इस मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका मतलब ही है मौसम। जो है पवनें ऋतु जो है परिवर्तन के साथ अपनी दिशा जो है पलट लेती है और उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। यानी देखा जाए तो ये ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा जो है पलट लेती है, उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें जो है समुद्र के स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से जो है समुद्र की ओर चलती है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंपरागत रूप से इस पवनों की व्याख्या बड़े पैमानों पर चलने वाले समुद्री समीर और स्थल समीर की ओर जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो पवनों की व्याख्या बड़े पैमानों पर चलने वाले समुद्री समीर और स्थल समीर की ओर की जाती है, परंतु अब यह व्याख्या अधिक उचित नहीं समझी जा रही है, क्योंकि यह व्याख्या जो है बदल चुकी है। आज के युग में देखा जाए तो पवनों को सामान्य भूमंडलीय पवन व्यवस्था की संशोधित रूप माना जाता है। यानी आज के समय में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है कि पवनों को सामान्य भूमंडलीय पवन व्यवस्था की संशोधित रूप माना जाता है। एशियाई मानसून भूमंडलीय पवन और व्यवस्था और स्थानीय कारकों की पारंपरिक क्रिया के परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल या क्षोभ मंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो ये भी है कि इसका हम डायग्रामेटिक भी समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो कि एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा ग्रीष्म मानसून और एक शीत मानसून। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो भारत के साइड जो है उच्च दाब जो है निम्न दाब की तरफ चल रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हिंद महासागर में उच्च दाब उत्पन्न हो रही है तो ऊपर जाते जाते निम्न दाब में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ग्रीष्म मानसून जो होती है काफ़ी तगड़ी होती है। यानी दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि काफ़ी क्लियर है कि उच्च दाब से जो है निम्न दाब की तरफ जो है यहाँ पर पवनें चल रही है, और जिसके कारण जो है शीत मानसून जो उत्पन्न होती है और इसे शीत ऋतु भी कहते हैं। तो ये देखा जाए तो कई क्षेत्रों में इस बात के लिए ये उत्तरदायी होती है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलना एक स्वाभाविक बात रहती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म मानसून और शीत मानसून ने साफ जो है कर दिया है कि इसका जो है उच्च दाब से निम्न दाब और जो निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ जो है इसकी प्रक्रिया होती रहती है। मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण जो है चीन और जापान इसमें सम्मिलित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मानसून पवनों के प्रमुख प्रभाव क्षेत्र देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी प्रमुख होती है। कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण चीन और जापान इसके प्रमुख में से एक है। पवनें जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पलट लेती है, मानसून पवन कहलाती है। तो ये हमारे डेफिनेशन के रूप में देखा जा सकता है कि पवनें जो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पलट लेती है, मानसून पवनें कहलाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अस्थायी पवनें, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, स्थानीय पवनें। तो ये टाइप्स है पवनों की, इसमें स्थायी पवनों के रूप में यह हमारे समक्ष आया है। अब हमने ये पृथ्वी तल पर चलने वाली प्रमुख पवनों के बारे में अध्ययन किया है, और ये पवनें पृथ्वी के प्रमुख जलवायु प्रदेशों को समझने में बहुत काफ़ी सहायक सिद्ध भी हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ पवनें ऐसी भी है जो स्थानीय मौसम को काफ़ी प्रभावित करती है। सामान्यतः स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करती है, और ये जो है क्षोभ मंडल के निम्न भाग तक ही सीमित रहती है। कुछ स्थानीय पवनों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है, जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हो कि स्थानीय पवनें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये पृथ्वी तल पर चलने वाले प्रमुख पवनों के बारे में अध्ययन हमें कराती है और समझाने की कोशिश भी करती है। लेकिन कहते हैं कुछ पवनें ऐसे भी हैं जो स्थानीय मौसम को काफ़ी प्रभावित करती है। सामान्यतः स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, और ये क्षोभ मंडल के जो है निम्न भाग तक ही सीमित रहती है। और कुछ स्थानीय पवनों का वर्णन हमें नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि पहला है हमारे समक्ष। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है हमारा समुद्री समीर तथा स्थल समीर काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर समुद्री जो है समुद्र समीर और स्थल समीर कहते हैं। समुद्र समीर और स्थल जो है समीर जो है समुद्री तटों और झीलों के आसपास
के क्षेत्र में चला करती है। स्थल भाग और जल भाग के जो है अलग अलग ठंडा और गर्म होने के कारण उच्च निम्न वायु दाब बदलने के दैनिक क्रम देखते हैं। दिन के समय स्थल भाग जो है समुद्र या झील की अपेक्षा शीघ्र ही और अधिक गर्म हो जाती है। अंत स्थल भाग को ऊपर की वायु फैलती है और ऊपर जो है उठ जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी ये वायु दाब जो होगा ऊपर की तरफ उठेगी और इस कारण जो है स्थल भाग पर स्थानीय निम्न वायु दाब विकसित हो जाते हैं। और इसके विपरीत समुद्र या झील की सतह पर उच्च वायु दाब होता है। वायु दाबों में अंतर होने के कारण जो है समुद्र से स्थल की ओर वायु चलती ही रहती है और इसे हम जो है समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर दोपहर से कुछ पहले चलना आरंभ करती है और इसके जो है तीव्रता दोपहर और दोपहर बाद सबसे अधिक होती है और इससे शीत पवनों को तटीय भागों को जो है मौसम समकारी प्रभाव पड़ता है। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को जो है डायग्राम भी दर्शा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो है समुद्री समीर है और दूसरा स्थल समीर है। समुद्री समीर देख रहे होगे कि जो है वायु शीतलन होकर नीचे उतरती है और बादलों का जो निर्माण होती है, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी ये धूप के मौसम में इस तरह का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर निम्न दाब जो है उच्च दाब की तरफ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कंडीशन अगर हम रात्रि के समय देखें तो इसका जो है अलग ही प्रक्रिया होगी, जहाँ पर जो है वायु ठंडी होकर नीचे जाती है, यानी स्थल समीर के अंतर्गत होगा ये, और जल की उष्ण वायु ऊपर उठेगी और जो है समुद्र में निम्न दाब पैदा होगी और ऊंचाई क्षेत्र पे जो होगा उच्च दाब उत्पन्न होगा। लेकिन पहले चित्र में ऐसा नहीं था, इसका विपरीत था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, जो स्थल क्षेत्र होंगे उसमें निम्न दाब होंगे और समुद्री क्षेत्र पे उच्च दाब होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ है और बादल बना है। लेकिन यहाँ पर जो है ठंड के टाइम में जो है रात्रि के समय में ऐसा प्रक्रिया नहीं देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी जो है डायग्राम समझाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है। रात के समय स्थल भाग शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। रात के समय स्थल भाग जो है शीघ्र ही ठंडा हो जाता है और आसपास के जलीय भाग को भी अपेक्षा तापमान कम होता है। इसके अगर परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर उच्च वायु दाब होता है और समुद्री भाग जो कृत निम्न वायु दाब अंततः पवनें स्थल भाग से समुद्र की ओर चला करती है। ऐसे पवनों को स्थल समीर भी कहते हैं, जिसमें कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बहुत साधारण बात आती है कि रात्रि के समय स्थल भाग जो है शीघ्र ही ठंडा हो जाता है और आसपास के तापमान भी कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप स्थल भाग पर उच्च वायु दाब होता है और समुद्री भाग पर कृत निम्न वायु दाब देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जिसमें घाटी एवं पर्वतीय समीर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि घाटी एवं पर्वतीय समीर क्या है। देखिए, पवनों की दिशा में दैनिक बदलाव होने वाला अन्य युगल जो है पवनें घाटी एवं पर्वतीय समीर होती हैं। यानी साधारण शब्दों में देखा जाए तो पवनों की दिशा दैनिक बदलाव होते ही रहते हैं और ये पवनें जो होते हैं घाटी एवं पर्वतीय समीर के अंतर्गत आते हैं और दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी के अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, यानी दिन के समय पर्वतीय ढाल जो होती है घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है और इससे ढलानों पर वायु दाब कम और घाटी तल पर वायु दाब अधिक देखने को मिलता है। अंततः दिन के समय घाटी तल के वायु मध्य गति से जो है पर्वतीय ढालों की ओर चल सकती है और इसे ही घाटी समीर के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी दिन के समय घाटी तल से वायु मध्य गति से पर्वतीय ढालों की ओर चल सकती है और इसे जो है घाटी समीर कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सूर्यास्त के बाद जो है पर्वतीय ढालों पर तेज़ी से ताप का विकिरण हो जाती है। यानी देखा जाए तो पर्वतीय ढालों पर ये देखने को आम मिलती है कि सूर्य अस्त के बाद पर्वतीय ढालों पर तेज़ी से जो है ताप का विकिरण हो जाता है। अंत पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्रता से जो है उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। अंततः पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तक की ओर बहने लगती है और इसे जो है पर्वतीय समीर के नाम से जाना जाता है। यानी पर्वतीय समीर किसे कहते हैं, तो पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तल की ओर बहने लगती है, इसे ही हम पर्वतीय समीर कहते हैं। घाटी समीर और पर्वतीय समीर की क्रमश जो है एनावेटिक्स और कैटावेटिक समीर भी कहते हैं। यानी इसका अगर हम देखें तो घाटी समीर को जो है हम एनाबैटिक कहते हैं और पर्वतीय समीर को जो है हम कैटावेटिक समीर भी कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो है इस डायग्राम ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि घाटी और पर्वतीय समीर क्या है। अब देख सकते हो यहाँ पर दिन और रात्रि का समय लिया गया है। पहले अगर डायग्राम में देखोगे तो दिन का समय है, जिसमें सूर्य ताप द्वारा ढालों का गर्म होना स्वाभाविक दिखाता है। ठीक है, इसे हम घाटी समीर कहते हैं।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके एरो देखोगे तो घाटी के निचले सतह से ऊपरी सतह की तरफ चलती है। लेकिन वही रात्रि के समय अगर देखोगे तो जहाँ पर पर्वतीय समीर दर्शाया गया है, जिसमें बिगड़ने द्वारा ढाले का ठंडा होना स्वाभाविकता को दर्शाता है, यानी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र से ये नीचे की तरफ जो है इसकी हवाएं चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये डायग्राम रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गर्म पवनें। आखिर गर्म पवनें क्या होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि गर्म पवनों के कई रूपों में जो है इसको विभक्त किया गया है, यानी इसको बदला गया है गर्म पवनों को। गर्म पवनों को हम लू के नाम से भी जानते हैं, फेहान के नाम से भी जानते हैं, और चिनकू प्रमुख गर्म प्रकार के स्थानीय पवनों के रूप में भी हम जानते हैं। यानी देखा जाए तो गर्म पवनें 3 रूप से में आप समझ सकते हो। एक तो होता है लू, दूसरा होता है फेहान, तीसरा होता है चिनकू। यानी देखा जाए तो पहला पॉइंट यही आता है लू। आखिर लू होती क्या है, तो आपको ये बता दूं कि लू अति गर्म तथा शुष्क पवने को कहते हैं। यानी जो है लू उसे कहते हैं जब गर्म तेज हवाएं चलती है, तो उसे ही हम को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत गर्म तेज भाप के जो है पवने चल रही है भाप की तरह, तो ये भाप जो होगी अगर आप हमारे बॉडी से टकराएगी तो हमें जला के रख देगी। यानी तभी जो है लू लग जाती है लोगों को कि जब तेज़ हवाएं चलती है, गरम गरम हवाएं, तो ये जो होती है लू कहते हैं। जो मई और जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानों और पाकिस्तान में चल करती है। तो इसमें देखा होगा आपने मई और जून के महीनों में जहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलते हैं जो कि बहुत काफ़ी गर्म होते हैं, उसी को ही हम लू कहते हैं। और उत्तरी मैदानी और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी मात्रा में चलता है। और इस पवनों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिला है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और ये सामान्यतः दोपहर के बाद चलती है। इन पवनों के तापमान अगर देखा जाए तो 45 सेल्सियस से जो है 50 सेल्सियस के बीच में मापी गई है। तो लू के जो टेम्परेचर है वो 45 से 55 के बीच में है। यानी जब 45 या 55 टेम्परेचर होगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है लू चल रही है, और लू से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई लोगों को तो झुलसा के रख देती है और इसमें पेड़ पौधे बचते नहीं हैं। तो लू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है जो कई जगह एग्जाम में आ जाता है। उसके पश्चात गर्म पवनों के जो दूसरा उदाहरण है फुहान है। आखिर फुहान होती क्या है, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि फुहान होती क्या है। अगर हम बात करें अलपस्य पर्वतमाला के, इसमें जो है पवन विमुख यानी उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फुहान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फुहान किसे कहते हैं। यानी देखा जाए तो पवना जो विमुख उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र, यानी नीचे की तरफ उतरने वाले तीव्र और झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फेहान कहते हैं। तो आप भूलोगे नहीं, फेहान किसे कहते हैं, तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवनों को फुहान के नाम से जाना जाता है। स्थानीय वायुदाब जो है प्रबलता के कारण वायु जो है अलपस्य पर्वत के दक्षिण ढलानों पर चलती है, और चढ़ते समय इन ढलानों पर कुछ वर्षा भी कर जाती है, परंतु पर्वतमाला को पार करने के बाद ये पवनें उत्तरी ढलानों पर गर्म पवनों के रूप में जो है नीचे उतर जाती है। और इसका तापमान देखा जाए तो 15 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक होता है, और ये पर्वत पर पड़ी हिम को पिघला देता है। यानी हिम को पिघलाने में जो है फुहान पवनों के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसकी तापमान जो है 15 से 20 सेल्सियस के अंतर्गत होता है। तो ये पर्वतीय जो है पड़े हुए हिम को पिघलाने के लिए उत्तरदायी होता है, और इनसे ही चरगाह पशुओं को चराने योग्य बन जाता है। और यानी ये पवनें चलती है तो चरगाह जो बर्फ़ में ढके होते हैं उनको पनपने का जो है मौका मिल जाता है, और अंगूरों के शीघ्र पकने में इसे सहायता मिलती है। और अंगूर भी इन्हीं पवनों के कारण जो है फेहान के कारण ही बहुत ही शीघ्र पक जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है फेहान के अंतर्गत, और ये काफ़ी दिलचस्प भी था इस पवने के बारे में जानना। उसके पश्चात हमारे समक्ष है चिनकू। चिनूक क्या है, देखिए चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला जो है कि पूर्वी ढालों पर नीचे उतरने वाली गर्म पवन को हम चिनूक कहते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उत्तरी गर्म पवने को हम चिनकू कहते हैं। स्थानीय भाषा में चिनकू शब्द का अर्थ होता है हिम भक्षक।
हिम भक्षक का मतलब समझ सकते हो, जो हिम को जो है पिघला देता हो, क्योंकि यह हिम को समय हुए पूर्व पिघलाने में समर्थ होता है। यानी ये हवाएं जब चलती है तो हिम जो है बहुत ही साधारण रूप में पिघल जाती है। अंततः यह घास स्थलों को जो है हिमरहित बना देता है, यानी जो घास स्थल होते हैं उसको जो है हिम वहाँ पर रहने नहीं देता है। और ये सब किसके कारण होता है? चिनुकी हवाएं के कारण होता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ को जो है पिघला देता है और यहाँ पर घास के मैदान बना देता है, जिससे चरगाहें पर जो है पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध हो जाता है और चरगाहों जो होते हैं वो अपना जो है मवेशियों को यहाँ चरा सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। तो चिनुक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में ही देखा गया है और काफ़ी ये ज़रूरी है। और इसका साधारण भाषा में देखा जाए तो हिम भक्षक कहते हैं। हिम भक्षक का मतलब ही होता है कि हिम को पिघला देना। उसके पश्चात है ठंडी पवनें। देखिए ठंडी पवनें शीत ऋतु में जो है हिमाच्छादित पर्वत पर उत्पन्न होती है और ढाल के अनुरूप घाटी की ओर नीचे उतरती रहती है। यानी ठंडे पवनें जो होती है हिमाच्छादित पर्वत पर उच्च होती है और ये ढाल के अनुरूप जो है घाटी की ओर नीचे उतरती है। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। इसमें प्रमुख जो है मिस्ट्रल पवन है, यानी मिस्ट्रल पवन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मिस्ट्रल पवनें होती क्या है। तो मिस्ट्रल पवन जो होती है, मिस्ट्रल पवन अल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है और यह फ्रांस में रेन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य भाग की ओर चलती है। मिस्ट्रल बहुत ठंडी, शुष्क एवं तेज गति वाले जो है स्थानीय पवन है, जो अपने प्रभाव क्षेत्र का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिरा देता है। और इस पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियाँ लगा देते हैं। लोगों के घरों के मुख्य द्वार पर और खिड़कियों पे भी भूमध्य सागर की ओर होते हैं, जिससे इस ठंडे पवनों का प्रभाव कुछ कम हो सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो अपने प्रभाव को तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिरा देता है, यानी बर्फ़ जहाँ जमता है उससे भी काफ़ी टेम्परेचर जो है नीचे चला जाता है। और इन पवनों से बचने के लिए लोग अपने बागानों के चारों ओर झाड़ियाँ लगा देना एक आम बात देखने को मिलता है। और लोगों के घरों के मुख्य द्वार पर खिड़कियाँ भी भूमध्य सागर की ओर होता है, जहाँ पर इस ठंडा हवाओं का प्रभाव न पड़ सके। हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन, लेकिन यहाँ पर हम जो ये बात पे डिस्कस करेंगे कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात किस प्रकार के आते हैं, यानी साइक्लोन जो होता है इन क्षेत्रों में जहाँ उष्णकटिबंधीय वन है और शीतोष्णकटिबंधीय वन है, तो वहाँ पर चक्रवात का क्या जो है क्षेत्र होता है और क्या इसका महत्व रखता है। अगर इसी के अंतर्गत हम बात करें तो पहली बात यही आती है कि वायु राशि, यानी वायु की अपनी एक रूप होती है, एक सुंदरता होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कहते हैं अगर वायु राशि की बात करें तो विश्व क्षेत्र में वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें क्षैतिज दृष्टिकोण से तापमान और आर्द्रता में एक रूपता होती है, इसी को हम वायु राशि कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि वायु राशि किसे कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र पर वायुमंडल की वह स्थिति जिसमें क्षैतिज दृष्टिकोण से तापमान और आर्द्रता में एक रूपता होती है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। एक वायु राशि उस समय विकसित होती है जब वायु बहुत बड़े और लगभग एक सामान्य स्थल भाग या महासागर तल पर बहुत लंबे समय तक स्थिर रह जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक वायु राशि उस समय तक विकसित होती रहती है जब वायु बहुत बड़े और लगभग एक सामान्य स्थल भाग या महासागर तल पर बहुत लंबे समय तक टिक के रह गया हो, जिसे वह तल के तापमान और आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। देखिए अगर कोई महासागर के तल पर अगर रहेगा काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ भी रहेगा तो जनरल सी बात है कि तापमान और आर्द्रता जो है स्वयं ही ग्रहण कर लेगा। वायु राशियों के प्रमुख सूत्र जो है प्रत्येक सामान्य दशाओं वाले उच्च अक्षांशों के ध्रुवीय प्रदेश और निम्न अक्षांशों के उच्च कटिबंधीय क्षेत्र भी होते हैं। अंततः वायु राशि दो प्रकार की होती है, तो ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा कि वायु राशि दो प्रकार के होते हैं। एक को हम ध्रुवीय वायु राशि और दूसरा को हम उष्णकटिबंधीय वायु राशि के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं, यानी ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि। कहते हैं ध्रुवीय वायु राशि जो होती है वो ठंडी होती है, यानी ध्रुवीय वायु राशि जो होती है काफ़ी ठंडी होती है और उष्णकटिबंधीय वायु राशि काफ़ी गर्म होती है। तो दोनों में आपने फ़र्क देख लिया होगा कि ध्रुवीय वायु राशि जो होती है काफ़ी ठंडी होती है
अगर बात करें उष्णकटिबंधीय वायु राशि की तो ये काफ़ी गर्म होती है। जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु वायु जो है राशि एक दूसरे की ओर बहती है तब इनके जो है मिलन तल को जो है वर्तांग कहते हैं। यानी देखिए, जब ठंडी वायु और गर्म वायु आपस में जब मिलते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वताग्र कहते हैं। जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो इसे बने हम वत्राग्र को जो है गर्म वत्राग्र कहते हैं। जब वायु ठंडी वायु राशि अधिक गतिशील होने के साथ गर्म वायु राशि के निचले से टकराते हुए गर्म वायु राशि को ऊपर उठने के लिए बाध्य कर देती है तो इस स्थिति में शीत वर्तांग बनता है। यानी शीत वर्तांग का तल गर्म वर्तांग के तल से तीव्र होता चला जाता है। और कोई वायु राशि चाहे वह ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, महासागरीय या प्रायद्वीपीय हो, जब वह किसी प्रदेश पर हावी हो जाती है तो यह मुख्यतः वहाँ के मौसम को नियंत्रित कर लेती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि अगर ये वायु राशि जो है उष्णकटिबंधीय, महासागरीय और महाद्वीपीय को अगर अपने ऊपर हावी होने देता है तो इस पे जो है इसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दूसरा पॉइंट, चक्रवात। देखिए, चक्रवात का इसमें क्या रोल होता है इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है कि एक विशिष्ट चक्रवात में जो है समदाब रेखाओं की व्यवस्था जो है दीर्घवृत्ताकार होती है और इसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है तथा पवनें जो है निम्न वायु दाब केंद्र की ओर चलती है। कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के भीतर पवनें घड़ी की सुइयों के घूमने के विपरीत दिशाओं में चलती है और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा को अनुरूप ही चलती रहती है। यानी चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या इसको हम मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है कि चक्रवात एक विशिष्ट चक्रवात में समदाब रेखाओं की जो व्यवस्था दीर्घ अवधि काल में होती है और इसे केंद्र में निम्न वायु दाब होता है तथा पवनें जो है निम्न वायु दाब केंद्र की ओर चलती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के भीतर जो है पवनें घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में चलती है। देखिए, यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज नहीं चलता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है चलता है, यानी सुई के घूमने की विपरीत दिशा में चलती है और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा को अनुरूप चलता है। यानी दक्षिण गोलार्ध में देखा जाए तो ये जो होगा क्लॉकवाइज रूप में रोटेट करेगा। तो चक्रवात दो प्रकार के यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो है शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय चक्रवात और दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय चक्रवात, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। अब देखिए, इसी बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और जो है प्रति चक्रवात संबंधित वायु व्यवस्था किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 डायग्राम दर्शाया गया है। एक जो है दक्षिणी गोलार्ध दिखाया गया है और एक जो है उत्तरी गोलार्ध। देखा जाए तो दोनों में सेम कंडीशन ही दर्शाया गया है। अगर निम्न होती है तो उच्च दर्शाया गया है, निम्न है तो उच्च दर्शाया गया है। तो निम्न में जो है चक्रवात आपको दिखेगा जो कि दक्षिण गोलार्ध के अंतर्गत है और प्रति चक्रवात जो होगा उच्च दबाव में दिखेगा। सेम कंडीशन दूसरे में भी है कि निम्न में चक्रवात आपको दिख रहा है और प्रति चक्रवात जो है उच्च में दिखेगा। तो ये उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात संबंधी वायु व्यवस्था के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है और दर्शाया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस भी आपको नज़र यहाँ पर नहीं आता है। सिर्फ डिफरेंस इतना से है कि जो ये पहले वाले में दक्षिण गोलार्ध में जो है उच्च से निम्न की तरफ चल रहा है, जबकि यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन दर्शाया गया है। उसके पश्चात पहला जो यहाँ पॉइंट आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। तो कहते हैं निम्न वायुदाब के जो है बदाब भी कहते हैं और ये 35 से 65 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच या मध्य अक्षांशों की पछुआ पवनों को पेटियों में वर्तांगों के साथ निर्मित होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि 35 से 65 जो है उत्तर दक्षिण अक्षांशों के बीच जो है मध्य अक्षांशों के जो है पछुआ पवनों की पेटी में वर्ताओं के साथ निर्मित होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती रहती है और शीत ऋतु में अधिक विकसित होती है। और इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महासागर को दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र जो है अंटार्कटिका महासागर को माना गया है और यह उत्तर पश्चिमी यूरोप है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो देखा जाए तो उत्तर पर जो है पश्चिम यूरोप के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार बहुत अधिक है और इनकी मोटाई जो है 9 से 11 किलोमीटर मापी गई है। देखिए 9 से 11 किलोमीटर होना एक स्वाभाविक बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इसकी मोटाई 9 से 11 किलोमीटर है और छोटे और बड़े व्यास की करामात जो है 1040 से 1920 किलोमीटर तक होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी इसकी व्यास देखा जाए छोटे और बड़े का, तो छोटे का जो है 140 है, यानी 1040 है, ठीक है, और बड़े का व्यास जो है 1920, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर जो है 880 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी छोटा जो है 1040 है और बड़े का व्यास जो है 1920 है किलोमीटर तक ये फैला है। ऐसे प्रत्येक चक्रवात के पीछे उच्च वायुदाब का प्रतिचक्रवात होता है और चक्रवात में बादलों से घिरा आकाश और फुहारा जैसा वर्षा की जो है मौसम जो है दर्शाए गए दिनों तक रहती है। यानी देखा जाए तो इसके अंतर्गत चक्रवात में बादलों से घिरा आकाश हमेशा आपको नजर आएगा और फुहारे जैसा वर्षा की जो है मौसम दशाएं कई दिनों तक आपको बना हुआ नजर आएगा। परंतु प्रति चक्रवात के मौसम शांत, धूप वाला और शीतलहर से युक्त होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रति चक्रवात के मौसम जो होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं और धूप भी खिला हुआ होगा और शीतलहर से युक्त, यानी शीतलहर भी उस समय चल रहा होगा, जैसे दिसंबर में शीतलहर चलती है। यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो कहते हैं ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जो है समगामी पवनें मिलती है। इन क्षेत्र को अंत उष्णकटिबंधीय जो है विसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो है प्रमुख क्षेत्र में मॉस्को उत्तर प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग और जो है उत्तरी हिंद महासागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर सम्मिलित है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कई बातों से भिन्न होते हैं और इनमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के सामान्य जो है सुस्पष्ट गर्म तथा ठंडे वर्तमान नहीं होते हैं, क्योंकि अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में तापमान सब जगह लगभग एक सामान्य ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में तापमान सब जगह लगभग एक सामान्य ही होता है। इनमें कोई स्पष्ट पवन व्यवस्था नहीं होती है और ये जो है सामान्य तथा उछले अवदाब है और इनमें पवन की जो है गति क्षीण होती चली जाती है और इसके साथ पीछे प्रति चक्रवात नहीं होते हैं। इन चक्रवातों में जो है समदाब रेखाओं की व्यवस्था लगभग वृत्तकार होती है, यानी वृत्तकार रूप में ये व्यवस्थित होती है और ये बहुत बड़े विस्तार को नहीं होते हैं और इनका व्यास 160 से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शा रहा है यहाँ पर कि बड़े विस्तार नहीं होते, फिर भी इसका व्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर भी इनमें कुछ बहुत ही प्रचंड तथा तूफान होते हैं, यानी देखा जाए तो इसमें काफ़ी तूफान देखने को हमें मिलता है जो अपने प्रभाव क्षेत्र में बड़े पैमानों पर विनाश लीला करके चली जाती है। यानी इतनी प्रचंड और तूफानी होगी तो कहते हैं विनाश लीला करना स्वाभाविक बात रहेगा। और इस प्रकार के भयानक चक्रवात जो है कैरिबियन सागर में ह्यूरिकेन, चीन, जापान और फिलीपीन द्वीपों में जो है टाइफून, हिंद महासागर में चक्रवात, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बिली विलिप्त कहते हैं। यानी देखा जाए तो बिली विलिप्त जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और इसकी जो है भयानक जो है प्रकोप चीन, ह्यूरिकेन, जापान और फिलीपीन, सिफोन और हिंद महासागर में उठता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। इस चक्रवात को अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो आप देख सकते हो कि भारत के जो है नक्शा के अंतर्गत यहाँ पर जो है जनवरी मार्च में इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है, यानी जून, अक्टूबर, नवंबर, और इसमें जो है काफ़ी तेज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पक्ष में आती है, ठीक है, जिसको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत के साइड देखें तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के पथ के रूप में दिखाई नजर आएगा, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है नीचे साइड आपको एरो के रूप में दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और यही बात अमेरिका के साइड भी होता है जहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात पथ जो है नज़र आता है और इधर साइड अक्टूबर जुलाई में भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी यहाँ पर जो देखा जाए तो ये जो शीतोष्ण और जो है कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चक्रवात यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय भागों में अधिकतर विनाश करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय भागों में अधिकतर विनाश करती है, यानी विनाश लीला जो होता है इसका तटीय भागों में देखने को मिलता है।
आपने भारत के तटों पर जो है ग्रीष्म और शरद ऋतुओं में चक्रवात के आने के बारे में सुना ही होगा। तो ये बहुत जनरल बात है कि यहाँ पर जो है शरद ऋतु में, ठीक है, और जो ग्रीष्म और शरद ऋतु में चक्रवात आने की बात बहुत ही साधारण है। इसके द्वारा इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष जन धन की अपार हानि होती है, यानी काफ़ी नुकसान जो है यहाँ पर जन धन की होती है। और इन चक्रवातों में अति तीव्र वायु दाब प्रवणता के कारण बहुत तेज़ पवनें चलती है, यानी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो है पवनें काफ़ी तेज़ चलती है, जो सीमित क्षेत्र में तूफान और बहुत भारी वर्षा के साथ विनाश लीला करती चली जाती है। फिर भी ऐसा चक्रवात को केंद्र के चारों ओर लगभग 8 से 48 किलोमीटर क्षेत्र, जिसे इन तूफानी चक्रवात की आँख कहते हैं, में मौसम शांत और वर्षा रहित होती है। यदि इन आँखों को खोज किया जाए तो आधुनिक विज्ञान की मदद से ऐसे तूफानी चक्रवात का आगे बढ़ना रोका जा सकता है और इस प्रकार हम उनसे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि ऐसे ऐसे तूफान आए हैं जो बहुत बड़ा विनाश लीला रच के गए हैं, लेकिन साइंटिफिक अगर मदद लिया जाए, वैज्ञानिक बातों को मदद लिया जाए तो हो सकता है कि इन तूफानों से बचा जा सकता है। और ऐसा होता भी है कि वैज्ञानिक जो है पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये जो है चक्रवात इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ गमन करेंगे और इस क्षेत्र को जो है खाली करवा लिया जाता है। तो देखा जाए तो आज वैज्ञानिक पद्धति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इन चक्रवातों से बचने के अंतर्गत। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर था बहुत ही महत्वपूर्ण ख़त्म हो जाता है, जिसमें हम बहुत ही चक्रवात के बारे में और बहुत ही पवनों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किए और जाने, उनके टाइपों के बारे में समझे, ठीक है, लूओं के बारे में समझे कि क्या होता है, किस प्रकार जो है इफेक्ट करता है, चक्रवातों के बारे में भी जाने, बहुत कुछ समझा हमने। बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये अच्छा लगा, टॉपिक समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और जितना हो सके ये वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा और आप इनके वीडियो से जो है लाभान्वित हो सकोगे।